ये प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इस बात को आज के सेशन में हम जरूर समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले ही मैं आपको पूरी तरह से यह तैयार करवा दूं, जो आप लोगों को जानना जरूरी है कि यह सेशन जो प्रीएम्बल का शुरू हो रहा है, संभवतया ये दिखने के लिए इतना सा है, बस ये प्रीएम्बल है और खत्म। मतलब क्या होता है प्रीएम्बल, कैसे होता है, वो सब डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो कंटेंट दिख रहा है आपको, ये कंटेंट दिखाया मैंने, पढ़ाया मैंने और खत्म करा दिया। देखते ही खत्म हो जाने वाली चीज भी परीक्षा में कई बार 10 नंबर की पूछ ली जाती है। आरएस का जो मेंस का एग्जाम होता है, सीधी सीधी उसमें लिखकर पूछ ली जाती है कि बताइए देश के प्रीएम्बल लिखिए। तो ये पहली चीज तो ये कि आप सबको मतलब मुंह जबानी याद होनी चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया याद करिए या हम भारत के लोग याद करिए, कुछ भी याद करिए। कुल मिलाकर 87 शब्द हैं जो आपको याद करने, 87 शब्द हैं, वर्ड्स हैं जो आपको याद करने, ठीक है ना। 82 वर्ड्स हुआ करते थे, बाद में 87 हो गए, ठीक है। 87 शब्द हैं जो आपको याद करने। पहला काम तो आपको डे 1 से यही करना है। दूसरी बात, दिखने में केवल एक पेज का यह चैप्टर संभवतया 3 से 4 दिन लेगा। तो भैया बात यह है, जो वनडे एग्जामिनेशन वाले बच्चे हैं उन्हें हो सकता है कि यह ज्ञान ऊपर से निकल जाए, क्योंकि जो ज्ञान असल में इस दौरान दिया जाएगा, क्योंकि यहां से जो पॉलिटी शुरू हो रही है वो पूरी तरह से एनालिटिकल पॉलिटी है, जिसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन का महत्व है। तो डिस्कशन का जो महत्व है इस चैप्टर के शुरू होने में, संभवतया जो वनडे एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर के पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें निराशा हो सकती है। निराशा इस बात की, अरे यार इस टीचर ने मैं कह रहा हूं आपको कि मुश्किल से 3 या 4 चैप्टर ही मेरे लिए मैंने रखे हैं, लेकिन उनको कराने में भी कम से कम 2 से 3 महीना मुझे लगेगा। प्रियम्बल है, मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, नीति निदेशक तत्व है और संसद है। ये 5 बड़े चैप्टर ही असल में मैं कराऊंगा। उसके बाद तो कोई भी करा सकता है, कोई भी वनडे का कोई भी विद्यार्थी उठेगा, रट्टाफिकेशन लगाएगा और पढ़ लेगा। तो ये वो वाली चीज है, बंदरों को अदरक नहीं पचेगी, गधों को गुड़ नहीं पचेगा। ऐसी स्थिति में जिन्हें अभी से ये बात मैंने बता दी है, इतना समय लगेगा, जिन्हें दिक्कत हो वो अभी से झोला उठाएं, क्लास से चले जाएं। उनके लिए जो चाहिए वो नोट्स है, वो क्लास के उपरांत मिल जाएगा, मैं पहले से ही कह दे रहा हूं, है ना। तो पढ़ते समय पूरा चिल्लस बिल्कुल शांत रखिएगा, ज्यादा बकवासबाजी चाहिए नहीं, क्योंकि टाइम लगेगा। संभवतया मैं आज शायद ये 2 लाइनें भी खत्म ना कर पाऊं। ये खत्म होने में भी हो सकता है कि मुझे आज का पूरा दिन चला जाए, इवन शुरू भी ना हो और उससे पहले चैप्टर खत्म हो जाए, है ना, आज का दिन खत्म हो जाए। इसलिए मैं पहले ही आपको प्रिकॉशनरी नोट दे रहा हूं, क्योंकि कई क्या होता क्या है ना कि सस्ते कोर्सेज की एक सबसे बड़ी परेशानी होती है, कुछ वैसे लोग भी मुंह उठाकर चले आते हैं जिनके पास पैसा तो था लेकिन अकल नहीं थी, क्योंकि कम दाम थे, ठीक है ना। तो कम दाम के चक्कर में जो लोग घुसे चले आते हैं उन्हें नॉलेज की परख नहीं होती है। नॉलेज की परख नहीं होती है तो वो अपने लेवल पर, अरे सर तो एग्जांपल ही बहुत लेते हैं यार, अरे सर तो बातें ही इतनी सारी समझा देते हैं यार, हमारा तो लगता है कि पेज खत्म हुआ है यार। तो उन्हें जो नंबर देख करके काम करना है वो गलत क्लास में घुस गए। आप अपनी क्लास में लौट सकते हैं, आप आराम से कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट सूचना, कल से प्रीलिम्स का माधव बैच शुरू हो रहा है। नटराज वाले बच्चों को माधव बैच में ऑटोमेटिक एंट्री मिल जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल सुबह 6 बजे से ही आपकी पहली क्लास शुरू हो जाएगी माधव बैच की, ठीक है ना। जिन्होंने माधव बैच में ऑर्डर करना, क्योंकि आज की रात के बाद केवल फिर पढ़ाई पर आप लोगों को नए बैचेस के साथ आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे साथ में जो उपस्थित हैं इस समय, आपको पता होनी चाहिए कि हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। क्या है प्रीएम्बल? तो आइए बेसिक से, बुनियाद से प्रीएम्बल क्या है इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये जो आपको पुस्तक दिख रही है ना, ये वो पुस्तक है जो कि आप सबके लिए इस देश के नागरिक होने के नाते अपनी सारी मान्यताओं में सबसे शीर्ष पर जिसकी मान्यता हो वो यह पुस्तक है। नाम है इसका भारत का संविधान। तो ये जो भारत के संविधान नामक पुस्तक आपको दिख रही है ना, इस पुस्तक के अंदर जैसे ही पहला पेज खोलेंगे, जैसे अपने जो नोट्स हैं उनके पहले पेज पर मैंने एक प्रस्तावना लिखी है, और वो प्रस्तावना में मैंने सिंपल सी ये बात मेंशन की है कि भैया ये नोट्स आप सबके लिए हमने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के माध्यम से, प्रचलित जो मार्केट का मटेरियल है उसके माध्यम से, ऑनलाइन उपलब्ध कंटेंट के माध्यम से ये तैयार किया है। चूंकि नियत समय में तैयार करने का कार्य बड़ा विकट था, संभावना है कि उस कार्य में हमसे थोड़ी त्रुटि रही हो, मानवीय भूल रही हो, इसके लिए हम पहले से ही क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हैंड रिटन काम में जो हो गया वो काटा नहीं जाता। मतलब जो लिख दिया, अब बच्चे ने कब कौन सी चीज लिखी, कंटेंट राइटर के दिमाग में उस समय क्या चल रहा था ऊपर नीचे, तो पहले ही हम क्षमा प्रार्थी हुए। लेकिन ये भी बोला कि हर फैक्ट को एक बार के लिए आप करंट से अपडेट करें। हम क्लास में आपको वही चीजें पढ़ा रहे हैं, तो अगर कोई बाई चांस मिस्टेक भी हुई तो हम उसके अंदर दुरुस्त कर देंगे। ये क्या है? कार्य शुरू होने से पहले की भूमिका। भूमिका को अंग्रेजी में उद्देश्य भी कह सकते हैं और प्रस्ताव भी कह सकते हैं। तो प्रियम्बल का जो अर्थ है वो हिंदी अर्थ है उद्देशिका या फिर प्रस्तावना। पर ये उद्देशिका और प्रस्तावना की जरूरत क्यों पड़ी? ये पेज कहता क्या है? मैंने कहा आइए पहले एक बार इस पेज को पढ़कर देखते हैं। निरंजन बहुत सारा आशीर्वाद बेटा, पढ़ते हैं पहले और इसको पढ़कर देखते हैं क्या लिखा है इसमें। देखिए लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा उन सबके व्यक्तित्व को गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। पहले इसे पढ़ लिया, अंग्रेजी वाले भी पढ़ लें।
और एक बार नहीं पढ़ना है, आपको इसको चिपका के रखना, याद होना चाहिए। कभी मेंस का टेस्ट दोगे तो मैं उसमें क्वेश्चन डालूंगा ये कि आप इसे पूरा पूरा लिखें। अच्छा, अब क्या हुआ? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure to all of its citizens justice, liberty, equality, fraternity in our constituent assembly. This 26th day of November 1949 hereby adopt, enact and give to ourselves the constitution. इसकी महत्व को समझेंगे आप। अभी जो बिल्कुल ऊपर से चला गया वो पूरा की पूरा समझ में आएगा। इस पूरे की पूरे पंक्ति में अगर कुछ भी याद ना रहे तो एक छोटी सी ट्रिक याद कर लेना। क्या ट्रिक है? ट्रिक है या जो भी है, न्यूमोनिक से जो भी याद रख सकते हो। जैसे कोई मुझसे पूछता है कि सर प्रियम्बल बोल के सुनाओ, मैंने कहा याद नहीं है, लेकिन बताओ कि प्रियम्बल में क्या है। मैंने कहा पूरा लिख दूंगा मैं। बोले क्या लिखोगे? मैंने कहा अब मैं पूरी की पूरी प्रियम्बल लिख सकता हूं। मैंने ये कुल मिलाकर के 9 पॉइंट याद किए हुए हैं। SSDRJLEF प्रियम्बल खत्म। बोले क्या है इसमें? मैंने कहा अगर कोई मुझसे पूछे प्रियम्बल पर भाषण दो, मैं दे सकता हूं। मुझे SSDR पता है। SSS में पहला है सॉवरेन याद दिलाता है, दूसरा सोशलिस्ट याद दिलाता है, तीसरा सेक्युलर याद दिलाता है। 3 तो मुझे ऐसे याद है। डी का मतलब डेमोक्रेटिक, आर का मतलब रिपब्लिक। ये 5 तो मेरे पहले शब्द हो गए जो मुझे पहली लाइन में याद करने थे। बाकी तो फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिर तो वो जोड़ने के लिए सहायक वर्ब है कि हम अपने आप को आत्मसमर्पित करते हैं वो। और JLEF जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, बस खत्म बात। और अगर कुछ ज्यादा याद करना है तो JLEF और इसके बाद में डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये UI और याद कर लीजिए, JLF UI। मैंने कहा बाकी तो खत्म है ये। बोले ओके। कृष्णकांत बार बार एक ही चीज लिखकर पूछ रहे हैं कि इंग्लिश बैच के हैंड रिटन नोट्स कब आएंगे? अगले 15 दिन में तैयार हो जाएंगे और मूलतया 21 तारीख को हम आपके ऑर्डर्स ले लेंगे जैसे इस बार लिए थे, और आप तक अगस्त 10 तक डिलीवर हो जाएंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन इट्स ओके। हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं क्योंकि अगेन ये काम मेहनत का है, एक दिन में नहीं होगा। क्लासेस मतलब कंटेंट टीम बैठ चुकी है, काम दिन रात जारी है और आपको अगले 15 दिन में पूरे नोट्स तैयार हो जाएंगे। लेकिन नोट्स बनकर आने के बाद उनकी छपाई और आपकी डिलीवरी तक कोशिश करेंगे कि 5 तारीख तक आ जाए, और हिंदी वाले नोट्स 10 से 15 के बीच में सभी लोगों को डिलीवर हो जाएंगे। पेशेंस के साथ रहिएगा, ठीक है ना। हमने फिर भी एक बड़ा काम निपटाने का कार्य किया है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी, बच्चे जो पूछ रहे हैं हिंदी के लिए ट्रिक बताइए रेणु, वो आपको बनानी पड़ेगी, मैंने अंग्रेजी में याद कर रखी थी, ठीक है ना। अच्छा, 2 बातें हो गई। तीसरी बात जो यहां पर निकल करके आ रही है वो क्या है? अच्छा, एक बार ये पूछ रहा है कि वो कैसे वो लेना है, हिस्ट्री की क्लास कब से शुरू होगी? हर्ष बंसल कल से शुरू हो रही है माधव बैच में। माधव में एडमिशन कैसे लेना है? कुछ नहीं करना है। अगर आप नटराज के विद्यार्थी हैं, ऑटोमेटिक माधव पर जाकर क्लिक कीजिए, आपका एडमिशन उसमें ऑटोमेटिक हो रखा है, आपको क्लासेस दिखना शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए, तो अब सवाल क्या है? जस्टिस, ये लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब हमने लिखा। अब हमें ये समझ में नहीं आया कि क्या लिखा है सर और क्यों लिखा है सर। मैंने कहा 1 मिनट विचार करिए। एक बार तो आपने देखा है इसे, शब्द का मतलब क्या है, सेक्युलर क्या होता है, सॉवरेन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सब समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये तो समझिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया। 1 मिनट सर, मेरे को एक सवाल है सर आपसे। हमने कहा बताइए सर। जिस दिन आपने हमें पहला लेक्चर सुनाया था ना इंडियन पॉलिटी का, उस दिन आपने एक बात कही थी। मैंने कहा क्या कही थी? आपने कहा था देश आजाद हो रहा था और आजादी के उस दौर में, उस फेज में जनता खड़ी थी, 2 बसें आकर खड़ी हुई, एक बस पाकिस्तान जा रही थी, एक भारत जा रही थी, और जनता से कहा गया जिन्हें पाकिस्तान चलना है आ जाओ, जिन्हें भारत चलना है आ जाओ। चिल्लाने वाला कंडक्टर बार बार कह रहा था कि अगर भारत में आओगे तो मैं आपको ये सुविधाएं दूंगा। लेकिन सर हमें तो ये समझ में ही नहीं आ रहा, अंग्रेजों में और हम में अंतर क्या है? पहले हम पर अंग्रेजों ने शासन किया और अब हम पर ये राजनेता शासन कर रहे हैं। अंतर क्या है? हम पहले भी शासित ही होते थे। शासित क्या सर, हम पहले भी शोषित ही होते थे और आज भी हम शोषित ही हो रहे हैं। नेता हम पर शासन कर रहे हैं सर, हम करें तो करें क्या? अंग्रेज ही अच्छे थे। पनवाड़ी की दुकान पर बैठे बैठे हमने चर्चा कर ली, अंग्रेज ही अच्छे थे भाई हमारे लिए। तो फिर मैंने कहा अरे ठहरो भैया, अंग्रेज अच्छे थे ये डिसीजन देने से पूर्व पहले एक चर्चा और कर लेते हैं। बोले क्या चर्चा कर लेते हैं? अंग्रेजों के द्वारा जो भी जानकारियां आप तक आती थी, चाहे वो मार्ले मिंटो सुधार के माध्यम से आए, चाहे मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से आए, चाहे 1935 के गवर्नमेंट अधिनियम के माध्यम से आए, चाहे क्रिप्स मिशन के माध्यम से आए, एक भी चीज आपसे पूछकर नहीं बनाई जाती थी। तो फिर वेस्टमिंस्टर से बनकर आती थी, इंग्लैंड से बनकर आती थी, वहां से लिखा होता था भारतवासियों को ये चीजें दी जा रही हैं, भारत को ये चीजें दी जा रही हैं, इनको बोलने का अधिकार दिया जा रहा है, इनको प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जा रहा है, ये इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं, इन विषयों पर तो चर्चा भी नहीं कर सकते हैं, और हाँ प्रश्न पूछ लिया तो पूरा प्रश्न पूछने के लिए भी इजाजत नहीं देंगे। इस तरह की चीजें वहां से लिख के आती थी। विचार करिए कि कोई भी चीज अगर आपको ऊपर से दे दी जाए कि आप इसके अनुसार कार्य करेंगे तो उसमें और इसमें क्या अंतर है यह समझ में आ जाएगा। बोले क्या मतलब? ब्रिटिशर्स जब हम पर शासन करते थे तो हर चीज वहां से लिखकर भेजते थे कि भारत वालों से यह करवाना है, और जब हमारे संविधान की बात आई तो हमने खुद को सबसे ऊपर रखा। किसको? वी द पीपल ऑफ इंडिया को। मतलब हम भारत के लोगों को सबसे ऊपर रखा। हमें कोई गवर्न नहीं कर रहा है, हमने खुद से खुद को गवर्न होने का निर्णय लिया है, शासित होने का निर्णय लिया है। वो कैसे? वी द पीपल ऑफ इंडिया। केवल इतनी सी लाइन पढ़िए और नीचे आ जाइए, लिखा है इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को यह स्वीकार करते हैं, हम संविधान सभा में आज की तारीख को अपने इस संविधान को एक्सेप्ट करते हैं, इसे लागू करते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं। क्या लिखा है? अडॉप्ट, इनेक्ट और गिव टू अवर सेल्फ।
हम इसे मानते हैं, हम इसे लागू करते हैं और खुद को ही भेंट करते हैं। मान लो मैं आपसे कहूं कि अंकित अवस्थी तुमने बहुत बढ़िया काम किया, तो बोले क्या करें? मेरा तो माधव बैच में एडमिशन हो तो नहीं हुआ, मैं तो नटराज का स्टूडेंट। अरे महाराजों पढ़ लो यार, मूलाराम जी नटराज में ऑलरेडी है, माधव में एडमिशन नहीं हो रहा है, क्या करना? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। क्लास कल से पहली शुरू हो रही है, तो पहली क्लास में जाने से पूर्व, जब वहां क्लास ही नहीं है तो दिखेगा क्या यार? एक तो ना आप लोगों को कई बार देखकर इतना इरिटेशन होता है ना, और हर बच्चे को देखकर नहीं होता। एक बच्चा होता है जो पूरी तरह से ध्यान को बांट के रखता है, उसको कमेंट्री लिखनी है, वो इसको पढ़ने थोड़ी आया है, वो माधव में जाकर के भी कसम से बता रहा हूं कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, वो यहां पे भी नहीं उखाड़ पा रहा है। उसको जीवन में चिंता आगे की है क्या पीछे की है? पीछे ये छूट गया था, आगे ये कराओगे कि नहीं? वर्तमान में वो जीता ही नहीं है, और यकीन मानना ऐसे बच्चों का कभी सिलेक्शन नहीं होता। मैं कितनी बढ़िया बात बता रहा हूं, पूरी गोबर कर दी। किस बारे में? उसमें कैसे होगा? अजीब प्राणी हो यार भाई। आप लोगों के लिए मैं आपसे ज्यादा चिंतित हूं, चिंता ना करें, तसल्ली रखें। मुझसे बजाय इस तरह के प्रश्न करने के पहले क्लास पढ़ लिया करें, अंत के 5 मिनट में रुकूंगा तब प्रश्न पूछ लिया करें। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? तो सर हमने अपने आप को ये सौंप दिया। हमने कहा हां ये तो बिल्कुल वैसी चीज हो गई सर, जैसे आप बड़े खुश हुए, आपने कहा यार शाबाश यार अंकित अवस्थी, यार गजब ही कर दिया यार तुमने, हैं? अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं यार, गजब मजा आ गया यार, कॉलर खड़ी करके चलना यार, एकदम बिल्कुल मैंने तो गजब ही कर दिया यार। तो हमने अपने आप को संविधान भी कुछ उसी अंदाज में दिया है। हमने अपने आप को संविधान दिया है, अपन ने खुद को गिफ्ट दिया। कई बार लोगों से नहीं सुनते क्या, हम तो खुद को पार्टी देने जा रहे हैं। हाँ भाई साहब किसके साथ घूमने जा रहे हो? बोले खुद के साथ। भाई साहब किससे बात कर रहे हो? खुद को। अच्छा भाई साहब यानी आप तो आपको ही चाहते हो? बोले बिल्कुल, हम तो पूरा भारत ही हमको अपने आप को ही चाहता है। हमने अपने आप को अपना संविधान सौंपा। इसका मतलब पहली भाषा में समझ जाइए, हमारे ऊपर किसी का आदेश नहीं चल रहा है, हमने खुद से खुद को अपना संविधान सौंपा है। लेकिन सर एक बात बताइए, इसे देखकर कोई बढ़िया सी फीलिंग नहीं आ रही। हमने कहा भाई कैसी फीलिंग चाहते हो जरा ये भी बता दो। सर हमें ना ये फीलिंग नहीं आ रही। करा क्यों था वैसे हमने? सर ये हमने कहा क्या किया था भाई? बोले सर हमने ये लाइनें लिखी क्यों थी, और ये मतलब सर आज भी अगर कोई संविधान पढ़ेगा तो क्या पहले पेज पर दिखाई देती है क्या ये? मैंने कहा देखो ये रहा संविधान और इसका पहला पेज, ये लो। शायद आपको दिखाई दे जाए, आप देख रहा होगा, दिख जाएगा। यहां पे प्रियम्बल शब्द लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है? प्रियम्बल में। एक बालक पूछ रहे हैं सर इसमें अगर लाइनें आगे पीछे हो तो आंसर गलत हो जाएगा क्या? जब आपको यह लगे ना कि आपको लाइनें याद नहीं रहने वाली हैं, तो मेरा वाला फॉर्मूला अपनाएं। भले उसने प्रियम्बल पूछी हो कि प्रियम्बल लिखो, तो भी आप मूल बिंदु लिख के आ जाओ कि हमारी प्रियम्बल में इन इन बिंदुओं पर चर्चा की गई है, बच जाओगे। लेकिन अगर आगे पीछे कर दिया सुदीप तो समझ लो निमट जाओगे। वो कैसे? इधर देखो, निमट कैसे जाओगे वो मैं बता देता हूं। असल में यहां पर ये जो चीज लिखी है ना, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, अगर ये आगे पीछे हो गई अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इन्हें इस तरह से लिखने के लिए भी विचार किया गया था। देश में न्याय हो तो सबसे पहले सामाजिक न्याय हो, उसके बाद आर्थिक न्याय हो, और उसके बाद राजनीतिक न्याय हो। न्याय की भी 3 स्टेप हैं, 3 लेवल हैं, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसी क्रम में लिखने थे ये। समझ गए आप? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? इसका मतलब क्या हुआ? आपको जो यहां पर दिया गया है ना, इसका एक विचित्र औचित्य है, लेकिन आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, सर ये संविधान है। मैंने कहा हां। सर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इस पेज को लगाने की क्या जरूरत थी? हमने कहा क्यों? सर पेज में ये थोड़ी लिख रहा है कि ये संविधान है। तो मैंने कहा लिख क्या रहा है? बोल सर पेज में तो ये लिख रहा है हम भारतवासी अपने आप को सोशलिस्ट, सॉवरेन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब फीचर्स दे रहे हैं। तो दे रहे हैं तो वो कहां दे रहे हैं? मैंने कहा संविधान में दे रखे हैं। तो जब दे रहे हैं तो संविधान में दे रहे हैं, तो इस पन्ने की जरूरत क्या है? मैंने कहा अब सही पॉइंट पकड़ गए आप। असल में प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि क्या प्रस्तावना अर्थात प्रियम्बल, क्या उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? बड़ा प्रश्न क्या है? बड़ा प्रश्न यह है कि क्या उद्देशिका, प्रस्तावना, जो प्रियम्बल है वो क्या संविधान का हिस्सा है? इस किताब का हिस्सा है या नहीं है? या इसके बाद किताब शुरू होती है? सर जो आपने अपनी किताब में पहला पेज लिख कर दिया है, वो पहला पेज नोट्स कहलाएगा कि नहीं? या फिर वो केवल शुरुआत में बस देखकर खुश होना है? मैंने कहा रुको जरा, कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? आप और हम तो कुछ है ही नहीं। खुद सुप्रीम कोर्ट इस बात पे उलझ गई। पहले बेरूबारी मामले में बोलती है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती मामले में जाकर बोलती है कि है बिल्कुल है। मिनर्वा मिल मामले में तो कहती है अभिन्न अंग है। हिदायतुल्लाह तो ये तक कह देते हैं कि ये तो संविधान की आत्मा है। एक जज साहब तो ये तक कह देते हैं। बोले इसका मतलब प्रस्तावना का एहसास बहुत दिनों बाद हुआ है। हमने कहा इसकी एक कहानी है, वो कहानी सुननी चाहिए आपको। क्या कहानी है? बहुत आराम से सुनिएगा। आपको प्रियम्बल मैंने दिखा दिया, अब मैं आपको यहां पर प्रॉपर तरीके से बताता हूं। अब इसको ध्यान से सुनिएगा। साथियों इस पूरी कहानी को मैं आपको सुनाऊं, लेकिन उससे पहले एक तिथि पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। क्या था?
आप लोगों को जब मैंने संविधान सभा की बात बताई थी तब मैंने कहा था कि भारत में संविधान निर्माण के लेकर के जो कार्यक्रम थे ना, उन कार्यक्रमों को एक सीक्वेंस में देखा जाता है। कैसे? भारत में सबसे पहले आया था क्रिप्स मिशन, जिसने संविधान सभा की बात की। उसके बाद में आया कैबिनेट मिशन 1946 में, जिसके आधार पर संविधान सभा बनी थी 1946 में। जब यह आकर गया तो इसने भारतवासियों से कहा कि सुनो, तुम लोग अपना संविधान बना लो, तुम लोग क्या करो, अपना संविधान बना लो। परमिशन दे गया हमको ये, हम बड़े खुश हुए यार, परमिशन मिल गई। अब मुसीबत यह है कि संविधान कोई मजाक है क्या जो बना लो? जैसे उदाहरण के, आप इसको प्रैक्टिकल रूप से समझेंगे तो सारी बातें समझ में आएंगी। बोले सर क्या समझे? मैंने कहा उदाहरण के रूप में समझो। जैसे मैंने आप लोगों के नोट्स तैयार करवाए, जो कि एकदम ताजा ताजा उदाहरण है ना। मैंने आपके हिंदी के जैसे नोट्स तैयार करवाए, मैंने आपकी इंग्लिश के नोट्स तैयार करवाने के लिए टीम बिठा दी है। इंग्लिश मीडियम के अंदर आरएएस के पूरे कंप्लीट नोट्स के लिए भी टीम बिठा दी है। क्या हुआ? मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैंने सबसे पहले पूरी टीम को बिठाया। मैंने अपने ऑफिस में पूरी टीम को बिठाया। मैं एज ए टीम लीडर बीच में पहुंचा। मैंने सबसे कहा, मैंने कहा सुनो भाई। बोले बताओ सर, मुझे क्या चाहिए, जरा सुनो ध्यान से। बोले सर बताइए क्या चाहिए आपको? मैंने कहा देखो, मुझे चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे चाहिए वो सुन लो पहले। बोले सर बताओ। मैंने कहा यार, जो आरएएस के सिलेबस में बातें लिखी है ना, वो एज इट इज फॉलो होनी चाहिए, मतलब सिलेबस का तो एस भी ना छूटे। बोले अच्छा। बोले सर ये तो अच्छी बात चाहिए आपने। मैंने कहा पहली चीज तो मुझे ये चाहिए। सर दूसरी चीज क्या चाहिए? मैंने कहा सिलेबस तो चाहिए ही चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकल जाए, मुझे ये भी चाहिए। अब आप पूछेंगे कि सर ये क्यों बता रहे हो? मैंने कहा ध्यान से सुन लो, सब पता चल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नोट्स का हिस्सा बन जाए, ये भी चाहिए। वो सर हो जाएगा। मैंने कहा तीसरा, मेरे नोट्स में अब तक का पूरा करंट अफेयर्स नोट्स का ही हिस्सा बन जाए, मुझे ये चाहिए। मेरी टीम ने कहा सर हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगेगी, बहुत रिसर्च लगेगी। मैंने कहा जो भी लगे, आप खुले हैं इस चीज को लेने के लिए। बोले सर इतनी चीजें हम कहां से लाएंगे? मैंने कहा तुम मेरे नोट्स ले लो। अब ध्यान से सुनना, क्या ले लो? मेरे नोट्स ले लो, ठीक है। मैंने कहा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ले लो, जैसे लक्ष्मीकांत उठा लो, जैसे स्पेक्ट्रम उठा लो, जैसे एनसीईआरटी उठा लो। सर किसी और कोचिंग के नोट्स भी देख सकते हैं क्या? मैंने कहा भाई मैं भी ना किसी ना जगह से कोई ना कोई नोट्स उठा के पढ़ा हूं। उन कोचिंग वालों ने खुद का कुछ नहीं बनाया, वो सब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से है। मैंने कहा जिसका मन में आए जो उठा लो, पहले सबका माल उठा लो, पहले समझो क्या दिया जा रहा है, क्या कमी है। ये लोग अगर 4,500 पन्नों में ये काम कर रहे हैं तो हमारे ज्यादा पन्ने क्यों बनेंगे, वो समझो पहले। बोले ठीक है सर, हम ये काम भी कर लेते हैं। हो गया काम। ये मैंने सोर्स बता दिया। बोले सर प्रियम्बल से इसका क्या लेना देना? अरे मैंने कहा रुक जाओ, सब कुछ हो गया। अब मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हूं। कौन हूं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जी द्वारा ये सारे कार्यक्रम अपनी टीम को बताए जा रहे हैं 13 दिसंबर 1946 को। कब बताए जा रहे हैं? 13 दिसंबर 1946 को अपनी टीम को बताया जा रहा है। कौन सी टीम? संविधान सभा। संविधान सभा को बताया जा रहा है कि सुनो मुझे क्या चाहिए। बोले सर क्या चाहिए? बोले मुझे चाहिए सिलेबस पूरा हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, करंट अफेयर हो और अच्छे से समझ में आ रहा हो। तो मुझे क्या चाहिए? नेहरू जी ने कहा मुझे चाहिए मूल अधिकार दिए जाएं। ध्यान से सुनना, मुझे चाहिए अडल्ट सफ्रेज, वयस्क मताधिकार दिया जाए। किसमें? जो नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं। कौन से नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं? अरे वो नोट्स जो बच्चों को दिए जाएंगे, जो इतने पेज के नोट्स हैं। अच्छा सर और क्या चाहिए? मैंने कहा करंट अफेयर से अपडेटेड हो, मतलब दुनिया में जो सबसे बेहतरीन इस समय घटित हो रहा है, दुनिया का संविधान देखा जाए। टीम ने पूछा, बनी हुई कमेटियों ने पूछा सर। बोले हाँ, ये जो कमेटी वगैरह है ना, ये संविधान सभा की कमेटी वगैरह, ये सब हिस्ट्री में पढ़ाई जाएंगी। आपको एक एक चीज पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। हिस्ट्री वाले सर एक एक चीज पढ़ाएंगे, कौन सी समय थी, क्या थी। ये मॉडर्न इतिहास का पार्ट है, 1947 तक आधुनिक भारत का इतिहास है, वो सब चीज पढ़ाएंगे, चिंता मत करिए। इसीलिए मैं उस चैप्टर को केवल आपको फैक्ट्स के साथ देके चला आया, क्योंकि वो सब कुछ हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ाया जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी तो असल में आज से शुरू हो रहा है, प्रियम्बल से। इससे पहले तो हम आपका माहौल बना रहे थे, प्रियम्बल असल में आपका कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू हो रहा है, आज से शुरू हो रहा है। बोले फिर मैंने कहा जितना भी, फिर आपने सर 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 मेरे को एक बात बताऊं सर। मैंने कहा हाँ सर, मुझे अमेरिका का नोट्स बहुत बड़ा लगा, बढ़िया लगा, ले ले, बढ़िया मंगा फटाफट मंगा। मेरे नोट्स तो ले ले। मेरे नोट्स कौन से हैं? ये वाले, ये तो ले ले। लेकिन इसके अलावा सुन, तेरे को क्या चाहिए? स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक चाहिए, अमेरिका का ले ले। चल अमेरिका का ले लेते हैं। सर जी ये अमेरिका का क्या हुआ? अरे हमने कहा साउथ अफ्रीका में चाहिए, साउथ अफ्रीका का ले। सर यूएसएसआर वालों के नोट्स बहुत बढ़िया हैं। अरे हमने कहा ले ले यार, यूएसएसआर वालों को ले ले। सर 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 आयरलैंड वालों ने मजा कर दिया सर। ऑस्ट्रेलिया वालों की बात ही मत करो, फ्रांस की क्रांति, वाह क्या बात है सर। और सर आप जहां से पढ़े हैं, आप तो ब्रिटेन से पढ़ के आए ना, ले लीजिए सर, वहां की भी किताब उठा लीजिए। तू तेरे को जो मन में आए ले ले यार, सब ले ले। सर कल को कोई हमसे ये नहीं कहेगा क्या कि हमने जो भी नोट्स बनाए वो पूरी तरह से कट कॉपी पेस्ट करके बना दिए? क्या हमसे कल को कोई ये नहीं कहेगा क्या कि सर आपने जो नोट्स बनाए वो आपने कट कॉपी पेस्ट करके बना दिए? कोई कह सकता है क्या सर? मैंने कहा बिल्कुल कह सकता है।
बोले सर क्या कहेगा कोई? मैंने कहा भाई साहब, कहने वाले का मुंह थोड़ी पकड़ सकते हो, कोई कुछ भी डायलॉग मार सकता है, पर डायलॉग मारने वाले को आपका एक ही आंसर काफी होगा। बोले क्या? केवल इतना सा कह देना कि किसी किचन के अंदर इतने मसाले रखे होते हैं, लेकिन एक होटल का शेफ, जो इतने बड़े बड़े शेफ बने फिर रहे हैं, जो कि आपके कौन से जायका वायका सीरियल्स में आते हैं, वो ऐसा, अन्नू कपूर क्या नाम है, वो कौन सा है जो भी है, वो ऐसा क्या बना देता है जो आपसे नहीं बनता? मार्केट में इतना सारा कच्चा माल बिक रहा है, लेकिन एक आर्किटेक्ट इसी अद्भुत बिल्डिंग बना देता है। क्या कभी सफेद मार्बल नहीं था जो कारीगरों ने संगमरमर से ताजमहल बना दिया? मैंने कहा ये तो उपलब्ध माल का सही से संकलन है जो निर्भर करता है। माल तो दुनिया में बिखरा पड़ा है। क्या आज से पहले ये भव्य इमारतें संभव नहीं थी? क्या थी, कच्चा माल तो पहले भी था, प्रोड्यूस थोड़ी किया है, लेकिन बना क्यों? वो आर्किटेक्ट अब आया, तो उस आर्किटेक्ट को बुलाया गया, अरे भैया सुनो जरा इधर आओ, आपको एक बहुत बड़ा काम दे रहे हैं। बोले क्या? आपको संविधान बना। बोले सर दुनिया वाले कहेंगे मैंने कट कॉपी पे। अरे चिंता मत करो यार, मुझे पता है आप दुनिया की बातें जानते हो, नाम है आपका BR अम्बेडकर, आपको डरना नहीं है, आप तो बढ़िया से संविधान बनाइए, पूरी दुनिया घूमिए। बोले सर समय लगेगा। अरे मैंने कहा भाई जब तुम लोगों ने 16-16 घंटे काम करके 50 दिन में जाकर हिंदी का हाथ से लिखकर मटेरियल बनाया है, तो समय तो लगेगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन, तब जाकर ये पुस्तक तैयार हुई। सर बीच में डाउट आए इस किताब में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। अरे मैंने कहा डिस्कशन करो, एक काम करते हैं, हिस्ट्री की टीम अलग, पॉलिटी की टीम अलग, इकोनॉमी की टीम अलग, राजस्थान की टीम अलग, आपस में बैठ के चर्चा करो। अच्छा तो सर इसका मतलब नियम की रूल समिति अलग, प्रारूप समिति अलग, नीति निर्देशक तत्व क्या मूल अधिकार समिति अलग, सबकी समितियां बना दो, आपस में डिस्कस करो, बेस्ट निकाल के दो। आई एम द लीडर। हु इज द लीडर? नेहरू इज द लीडर। लीडर ने जो बात 13 दिसंबर को रखी थी उसी को उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। लीडर ने जो सबसे पहले बात रखी थी उसे क्या कहा गया? उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया। जो उन्होंने ये बात रखी कि मुझे क्या चाहिए, तो ये क्या चाहिए उसी को बाद में कोडिफाई करके रख दिया गया कि अरे सुनो संविधान निर्माताओं, जो तुम लोग बैठकर 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो चीज बनाए हो ना, असल में इसकी प्रस्तावना कि क्या चाहिए ये नेहरू जी ने लिखी थी, ये क्या चाहिए मुझे। तो बोले सर इसका मतलब आने वाले जमाने में लोग संविधान को समझने में दिक्कतें करें तो उन्हें क्या पता रहना चाहिए? उन्हें पता रहना चाहिए कि संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे तो उनके मन में क्या था। सर ये कैसे पता चलेगा कि संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे तो उनके मन में क्या था? अरे मैंने कहा ये जो प्रस्तावना है ना, ये जो प्रियम्बल है ना, ये उस दिन जब हमारी न्यायपालिका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब संविधान सभा के सभी सदस्य स्वर्गलोक जा चुके होंगे, उस समय अगर किसी को यह समझने में दिक्कत आ गई कि यह संविधान में क्या लिखा है और क्यों लिखा है, कहीं इसका अर्थ हमने गलत तो नहीं समझ लिया, उस समय काम आएंगे ये लोग। कौन से लोग? उद्देश्य प्रस्ताव में लिखे हुए शब्द और जिन्होंने लिखे वो लोग। तो आज उद्देश्य प्रस्ताव या प्रियम्बल क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, प्रस्तावना क्या है, असल में यह हमारी संविधान का दर्पण है। यह हमारे संविधान को पढ़ने से पूर्व बता देता है कि संविधान क्यों लिखा गया है, इसमें किन मूल्यों का ध्यान रखा गया है, इन मूल्यों का क्या वैल्यू है। एक बार थम्स अप करके बताइए कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। सोनू लिख रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे अभी संविधान बन रहा है। रेणु आज तक ऐसी पॉलिटी ना पढ़ी है ना पढ़ी जाएगी, शानदार जबरदस्त। मैंने पहले कह दिया कि इसमें ना समय लगेगा। सर आपकी अपनी बुक निकालो मार्केट में तैयार। भैया अपन तो मास्टर आदमी है, अपन ना तो राइटर है ना कुछ है, अपन व्याख्या अच्छी कर सकते हैं, व्याख्याकार है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताइए। सर एक बात बताओ, क्या हमारे संविधान निर्माता इतने इंटेलिजेंट थे क्या कि उन्होंने ये जो चीज लिखी ये एक ही दिन में सारी तरह से लिख दी? मगर ना 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 ना, मैंने कहा ना सब चीज कॉपी पेस्ट है। मेरा जो नोट्स आ रहा है उसमें मेरा कुछ नहीं है और मुझे ये बात बोलने में उतना ही घमंड है जैसे मेरी सफलता में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बिल्कुल सच्चाई है। मेरी सफलता में परिस्थितियों का, परिवारजनों का, मित्रों का, गुरुजनों का, मौकों का, अवसरों का, सबका महत्व है। मैंने मेहनत की क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एग्जैक्टली मेरे जो नोट्स है ना उनमें मेरा कुछ भी योगदान नहीं है। कहो तो मेरा सब कुछ है। मेरे नोट्स में आपका अपने नोट्स में योगदान क्यों नहीं है? मैंने कहा यार मैं कोई नया कंटेंट लिखने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मतलब अरे मैं कोई रिसर्चर थोड़ी हूं जो ये बताऊंगा कि पृथ्वी के अंदर कितनी परतें हैं, अंदर कौन सी परत है। मैंने तो जो किसी ने खोज कर दी, किसी ने बढ़िया एनसीईआरटी में लिख दी, स्टेट बोर्ड में लिख दी, वहां से वो लाइन उठाई यहां चिपका दी, यही तो किया है। इस दुनिया के सारे मास्टर क्या कर रहे हैं, सारे कंटेंट राइटर, सारी कोचिंग क्या कर रही है? स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से उठा उठा करके आपका कंटेंट बना रही है। सर ये बात क्यों बोल रहे हो? अरे भाई हमारी ये जो प्रियम्बल है ना, इसका विचार अमेरिका से लिया गया था, इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। मतलब ये जो दिख रहा है ना आपको इतना खूबसूरत सा, इसकी भाषा का जो क्रम है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इसका विचार अमेरिका से लिया गया है। वी द पीपल ऑफ अमेरिका। अच्छा मतलब इसमें भी हमने 2 जगह की नकल करी। हाँ भाई क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? थम्स अप कर दीजिए। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका दोनों का महत्व है। तो सर अगर कोई हमसे पूछे कहां से लिया है तो कहिएगा नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव इसमें शामिल है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो उन्होंने लोगों के सामने रखा, ऑस्ट्रेलिया की भाषा इसमें शामिल है, अमेरिका का विचार इसमें शामिल है, तब जाकर हमारी ये प्रस्तावना बनकर आई है। एक बालक बोल रहे हैं सर आप टीचर्स की पोल खोल रहे हो। पोल नहीं खोल रहा, सच बोलने में थोड़ा सा जहर लगता है, मुझे झूठ बोलने में क्या आनंद आएगा।
मेरे से मेरी सफलता आप छीन नहीं सकते, जो उपलब्धियां मैंने प्राप्त की वो मुझसे छीन नहीं सकते, उनका मुझे एहसास है कि मैं क्या हूं, मेरी नॉलेज का मुझे एहसास है, मुझे मेरी प्राप्तियों का एहसास है, मुझे मेरी दिशा का एहसास है। तो झूठ बोल करके मैं आपके सामने खामखा देवता बनूं कि भाई साहब यार कितना मेहनती आदमी है, कोई नहीं है इस धरती पे मेहनती यार। मेहनती बेचारे वैज्ञानिक होते हैं जिन्हें सबसे कम क्रेडिट मिलता है इस धरती का, बाकी वो लिख गए उनको दुनिया बेच बेच के खा रही है। खैर फिलहाल के लिए आपको ये बात समझ में आ गई होगी क्या है ये सब बातें, ठीक है। अच्छा तो सर अब हमें ये तो समझ में आ गया प्रस्तावना की कहानी क्या है, लेकिन सर अब हमारे कुछ सवाल हैं, हमने यही सब क्यों लिखा, हमने कहा इसके पीछे की कहानी है, चलेंगे अपन आगे पढ़ेंगे, एक एक चीज जानेंगे ऐसा ही क्यों है। और सर वो जो संविधान का ये हिस्सा है या नहीं, अगर ये सवाल दिमाग में आए तो लोड मत लो, हिस्सा है या नहीं आप खुद डिसाइड कर लेना, मैं तो पढ़ाऊंगा, पूरा मुद्दा पढ़ाऊंगा, बेरूबारी पढ़ाऊंगा, केशवानंद भारती पढ़ाऊंगा, मिनर्वा मिल पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, आप देख लेना अपने हिसाब से। बोले चलो सर आगे बढ़ते हैं। तो प्रियम्बल में क्या लिखा है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब प्रियम्बल को लेकर के लोगों के मत क्या हैं, कई बार परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है। जैसे यहां पर कुछ मत हैं, जैसे अभी तक मेरे इस भाषण को सुनकर आपके मन में एक विचार आ गया होगा, क्या विचार आ गया होगा, अगर इसका मतलब तो संविधान में क्या लिखा है अगर ये जानना हो तो ये संविधान का दर्पण है। कौन, ये जो मतलब अपन जो संविधान की प्रस्तावना की बात कर रहे हैं ये तो पूरी तरह से इसका दर्पण है। तो बोले ठीक है, तो भाई साहब ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जिसने कभी ऐसी बात कही हो, मैंने कहा बिल्कुल है। बोले किसने कहा, मैंने कहा अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं। बोले जैसे, मैंने कहा के.एम. मुंशी कहते हैं कि ये प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल जो है ये एक राजनीतिक कुंडली है। जी.के. फ्रेडरिक कहते हैं कि ये जनमत का प्रतिबिंब है, मतलब ये यहां का मिरर है। नाना पालकीवाल कहते हैं ये संविधान का परिचय पत्र है। हिदायतुल्लाह कहते हैं कि यह संविधान की आत्मा है। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। हर व्यक्ति के अपने मत हैं। वेरी गुड आयुष, वेरी गुड। क्लियर, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है सारी बातें। हर व्यक्ति का अपना मत है। यह प्रस्ताव अपनाया कब गया, मैंने कहा भाई दिसंबर 1946 में रखा था नेहरू जी ने, अपनाया गया 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। प्रस्तावना का जो पृष्ठ पर ये जो ड्राइंग बनी हुई है ना, ये वाली ड्राइंग भी जो बनी हुई है, ये ड्राइंग जो आपको दिख रही है, ये ड्राइंग भी विशेष प्रकार से बनवाई गई थी। किसने बनाई थी, तो जबलपुर के प्रसिद्ध चित्रकार थे जिनका नाम था बेहर राम मनोहर सिन्हा, उनके द्वारा डिजाइन किया गया था। मूल जो संविधान की प्रस्तावना थी उसमें 84 शब्द थे, उसमें 87 शब्द बाद में हो गए, यानी कि 1976 में इसमें संशोधन हुआ जिसके अंदर समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए, तो 84 से 87 शब्द हो गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। सर यहां पर किन किन चीजों के बारे में बात की है, मैं सब चर्चा करेंगे। क्या संविधान सभा के अंदर भी प्रस्तावना पर चर्चा या बहस हुई थी, बिल्कुल हुई थी। प्रस्तावना पर भी 17 अक्टूबर 1949 को बहस हुई थी कि भाई इसका क्या करना है, और फिर इसको सेकंड टाइम रीड किया गया था 10वें अधिवेशन के अंदर, अंतिम दिवस के दिन, कि हां भाई चलो अब इसको चिपका के रख देते हैं, सामने वाले लोगों के लिए ये काम आएगा। इस विषय में इतनी तक बातें हुई कि ये जो शब्द है हम भारत के लोग, ये केवी कामत ने कहा कि इसकी जगह ईश्वर के नाम पर हम भारत के लोग अगर शब्द ले लें तो सही रहेगा क्या। रोहिणी देव ने कहा नहीं, हम भारत के लोग ही सही हैं। अंततः फिर इसी को पारित किया गया। इसलिए सवाल पूछा जाता है ये जो शब्द है हम भारत के लोग, ये किसके द्वारा प्रस्तावित था, तो आंसर है रोहिणी देवी के द्वारा। पूर्णिमा बनर्जी ने कहा हम भारत के लोग के स्थान पर हम संविधान सभा के लोग अगर ये लिख दें तो, बोले नहीं साहब ऐसा नहीं करेंगे। महावीर त्यागी ने हालांकि उनका समर्थन किया था लेकिन माना नहीं है, बोले नहीं सर हम भारत के लोग लिखिए, उससे लोगों को ज्यादा विश्वास होगा कि उन्होंने अपने लिए इसे तैयार किया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। फिर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जब 13 उपनिवेशों के कुछ सदस्य अपने आप को यूएसए कह सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उस समय तक अमेरिका जो निर्माण है उसका उपनिवेशों के ऊपर मिलकर, स्टेट्स पहले उपनिवेश हुआ करते थे, तो हम 300 लोग जो कि इस समय उपस्थित हैं संविधान सभा के अंदर, क्या हम भारत के लोग कहने का हक नहीं रखते, रखते हैं। इसीलिए हम एक शब्द यूज कर रहे हैं जिसका नाम है हम भारत के लोग, मतलब भारत की जनता। जो संविधान सभा की सत्ता का स्रोत पता लगाती है कि भारत की सत्ता का स्रोत भारत की जनता है, अर्थात हमारे संविधान की जो मूल आत्मा है वो कहां निवास करती है, जनता में निवास करती है। हमें भारत के लोग कहा है ना कि राज्यों के लोग, हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। उम्मीद है आप लोगों को शब्दशः यह बात समझ में आ गई होगी कि यहां पर शब्द का क्या मतलब है। धनिष का बहुत ही शानदार सर, पॉलिटिक्स आज तक इतनी पढ़ाई कभी मजा नहीं आया। हमसे आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, हमने अपने फाउंडेशन बैच के अंदर लगभग 3.5 महीने के अंदर ज्योग्राफी खत्म कराई है। उसके बाद भी कई कार्टून ये कहते हुए पाए जाते हैं क्लास में, सर फलानी चीज छूट गई सर। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, आनंद ही इतना है इनमें। अभी इकोनॉमिक्स चल रही है, जो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हमारे फाउंडेशन बैच में, उनसे पूछिएगा कि इकोनॉमिक्स का क्या लेवल टच हो रहा है। जिस दिन वो इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे उसके बाद उन्हें लगेगा कि अपनी भगवान है, पर समझ गया कि दुनिया में क्या चल रहा है। विषय अच्छे होते हैं तो पढ़ाने में आनंद आता है। हमारी तो क्या होती है, टीचर क्या है, व्याख्याकार है, वो व्याख्या अच्छी दे सकता है। हम नॉलेजफुल लोग नहीं होते हैं, हम एक्सप्लेनेशन अच्छा देते हैं, हम चीजों को समझाने के तरीके जानते हैं। नॉलेज तो असल में जिन्होंने इनको लिखा था उन्हें है, हम लोगों को नहीं होती है, ठीक है। अच्छा अब क्या होता है, हमारे लिए संविधान के अंदर जो शब्द प्रयोग किए गए, भारत क्या है, भारत के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारे लिए जो वर्ड यूज किए गए ना, राज्य का स्वरूप कैसा होगा, तो बोले राज्य होगा सॉवरेन। सर ये होता क्या है, अरे कहा संप्रभु, अरे वो तो ठीक है लेकिन ये होता क्या है, मैं कहा वेट करो। हम कहेंगे समाजवादी, फिर वही चीज, समाजवादी होती क्या है, समाजवादी, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी वाली, हमें रुको यार। तीसरा पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, सर हमने तो धर्मनिरपेक्ष सुना था, मैं गलत सुना था, वो गलत है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, सर कौन सा वाला लोकतंत्र, हमने कहा अब्राहम लिंकन वाला, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, ठीक है। गणराज्य, रिपब्लिक, सर कौन सा वाला रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, हमने कहा रुको यार गजब कुछ भी चल रहा है। हमने कहा अपने देश में हर शब्द की गजब व्याख्या है। सबसे पहला शब्द दैट इज संप्रभु, दैट इज सॉवरेन,
ये शब्द है क्या? भारत कब सॉवरेन बना? 15 अगस्त 1947 को हम सॉवरेन स्टेट बने, संप्रभु राज्य बने। सर ये सॉवरेन होता क्या है? मैंने कहा सॉवरेन होने का अर्थ है कि यह देश अपने मामले में अपने आप के निर्णय ले सकता है, इसे निर्णय लेने से कोई रोकेगा नहीं। आहा, कि दुनिया के देश को कौन रोकता है? अरे हमने कहा भूल गए। 1942 में अंग्रेजों ने हमसे क्या कहा था? संविधान बनाना है, बना लो। क्रिप्स मिशन में हमसे क्या कहा गया था? संविधान बनाना है, बना लो, बस डोमिनियन रहना हमारे। बोले मतलब अंतिम फैसला हम लेंगे। महात्मा गांधी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक कहेंगे, चलो करो या मरो, छेड़ते हैं आंदोलन, भगाओ इनको यहां से। बेवकूफ समझ रखा है। ये बात गांधी जी ने कही। क्यों कहा? बोले हमें अपना निर्णय खुद लेना है, तभी तो हम इतना संघर्ष कर रहे हैं। हम इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं? हम इसीलिए तो संघर्ष कर रहे हैं। ओके, इसका मतलब यह है कि कोई राज्य अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए अगर स्वतंत्र है, तभी तो वो अपना देश आजाद देश कहलाएगा। तो सर क्या हम ये मान लें कि संप्रभु असल में आजादी का दूसरा नाम है? एकदम करेक्ट, सही पकड़े हो एकदम। तो सर एक बात बताओ, कई बार हम लोग ऐसा करते हैं, हम यूएन के अंदर यूएन की बात मानते हैं। इंडिया हर बात पे उठा के कह देता है हम यूएन की बातों के, यूएन चार्टर का समर्थन करते हैं। सर कई बार हम कह देते हैं हम कॉमनवेल्थ मेंबर हैं, कई बार हम कह देते हैं G20 मेंबर हैं। आज ही सर आपने पढ़ाया था SCO मेंबर हैं। तो सर इसका मतलब ये बताओ हम लोग वाकई में सॉवरेन आजाद हैं कि नहीं है? कभी WTO हमसे कह देता है इंडिया वालों सुधर जाओ नहीं तो पेनल्टी लगा देंगे। चक्कर क्या है सर? ये आजादी हमारी क्या 50-50 है क्या? मतलब वो वाली बात नहीं है क्या हमारी आजादी में? मैंने कहा वही वाली बात है जो आपको असली आजादी का मतलब समझना, वही वाली बात है। तो बोले फिर? मैंने कहा उसी बात के अंदर अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ हमारा मत कैसा हो, हमारे संप्रभु राज्य की व्याख्या में यह भी है कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं, वैश्वीकरण में उनका हिस्सा होना दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बनाने में काम आता है। यानी दुनिया एक वैश्विक गांव है। हम वैश्वीकरण की बात करते हैं। मोदी जी SCO मीटिंग में भी वसुधैव कुटुंबकम की बात बोले हैं कि विश्व एक परिवार है। इसका मतलब संगठनों का हिस्सा होना जो अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य हैं, ये किसी भी प्रकार से हमारी अपनी उसका अनादर नहीं है। क्या इस बात को लेकर कभी बहसबाजी नहीं हुई क्या सर कि भाई कोई ने कहा कि ये क्या कर सकते हो क्या? हमने कहा देखो हम आजाद हुए 1947 में, आजाद देश बने। हमने अपने आर्टिकल 295 में ये बात मेंशन कर ली कि भारत अपने किसी भी भाग के लिए जिस पर उसका शासन है, जो उसके अधीन है, वो अपने संपूर्ण राज्य क्षेत्र और उसके किसी भी भाग पर कानून बना सकता है। ये हमने आर्टिकल 295 में अपने संविधान में डाल दिया। बोले सर एक बात बताइए, क्या इस बात को लेकर कभी बहस नहीं हुई क्या? कोर्ट बोर्ड तक कोई व्यक्ति नहीं गया क्या कि हम फलानी जगह किसी भी संगठन का सदस्य क्यों रहे? इस बात को लेकर कोई दिक्कत नहीं हुई क्या? अरे हमने कहा हुई है। एक केस भी गया, सिंथेटिक एंड केमिकल्स बनाम उत्तर प्रदेश का केस गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा था कि अगर आप कोई शब्द यूज कर रहे हैं कि आप प्रभुत्व संपन्न हैं या फिर आप सॉवरेन हैं, इसका मतलब यह है कि संविधान द्वारा दिए गए प्रतिबंधों के भीतर ही आपको कुछ कानून बनाने की स्वतंत्रता है। मतलब प्रतिबंध इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत के संविधान की विशेषता बताता हूं मैं आपको। हमारा संविधान बहुत ही स्मार्ट तरीके से लिखा गया है। हर चीज में युक्ति युक्त प्रतिबंध, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की जगह है। जहां हमसे बोला जाता है ना इस भारत के नागरिक को बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी की, सबकी आजादी है, फ्रीडम एक्सप्रेशन है, थॉट है, बिलीफ है, लॉ सब है, लेकिन उसी के नीचे एक पॉइंट ऐड कर दिया जाता है, विद ड्यू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। हम परेशानी है क्या कह दिया साहब? ये कह दिया रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के माध्यम से सब लागू होगा, प्रतिबंधों के अधीन लागू होगा, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे अभी कुछ दिन पहले वो अमृतपाल नहीं था जो खालिस्तानी नेता था, जो दुनिया को ज्ञान दिए फिर रहा था, ये भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है, मेरी आजादी है कि मैं कुछ भी रखूं। अरे ओ रुक जा खालिस्तानी, तूने कॉन्स्टिट्यूशन अधूरा पढ़ा है, व्हाट्सएप पे आया होगा शायद, उसमें नीचे भी लिखा है देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके ऊपर लग जाएगा NSA। लग गया तेरे ऊपर, बैठा है, कहां पता है नहीं पता तेरे को। बेटा न्यूज तो ये भी चल रही है कि पन्नू मार दिया गया। सही है कि गलत है नहीं पता है, ढूंढ रही है हमारी टीम खबर कितनी है, मार्केट में तो आ गई है। धनिष्का गुड, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आजादी का मतलब समझ में आ रहा है, संप्रभु होने का मतलब अपने कानून अपने आप बनाना। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। दूसरा शब्द है समाजवाद, जो कि फेबियन समाजवाद है। ये कल समझाएंगे आपको। समाजवाद के साथ साथ ही आपको फिर समझाएंगे क्या LPG आने से समाजवाद में अंतर आया है, पंथ निरपेक्षता क्या है, लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी के अंदर गणराज्य, रिपब्लिक, न्याय का अर्थ क्या होता है, जस्टिस कितने प्रकार का है, साथ में स्वतंत्रता के मायने क्या है, अखंडता क्या है, इसके साथ साथ उद्देशिका का महत्व क्या क्या है, उद्देशिका को कैसे लें, फिर साथ साथ ये भी समझा जा सकेगा कि संविधान में इसका उपयोग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, फिर ये संविधान का भाग है या नहीं। ये पूरी व्याख्या के साथ आपको पूरे के पूरे केसेस के अध्ययन के साथ प्रस्तावना पढ़ाई जाएगी। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को ये पूरी तरह से जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता दीजिए।